हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करेंगे आपके संस्कृत के जो भी आपके गद्यांश और काव्यांश आते हैं उनको किस तरीके से हल किए जाएं। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आपको 15 में से 15 नंबर दिलाएगी, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखना। और अगर आपको संस्कृत से डर लगता है तो फ्रेंड्स, संस्कृत में 30 में से 30 नंबर प्राप्त करने के लिए आप अपने चैनल आदर्श कैरियर क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, बात करेंगे कि संस्कृत का जो आपका गद्यांश और काव्यांश जो आते हैं उन्हें किस तरीके से ऑनलाइन तरीके से अपने हल करेंगे और आप 15 नंबर प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जब आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा तो आपका जो है कंप्यूटर बेस पर होगा। आपको इस तरीके से कंप्यूटर मिलेगा और एक माउस मिलेगा जो दोस्तों आपको गद्यांश मिलेगा इसके अंदर। तो आप कैसे आगे पीछे करेंगे वो सभी आप जो है अपने कंप्यूटर पर ज़रूर जो है प्रैक्टिस करना। अब बात करेंगे गद्यांश और काव्यांश में से 15 नंबर आप कैसे लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने सीटेट का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो दोस्तों सीटेट का फॉर्म आप भर देना। लास्ट डेट का आप इंतज़ार मत करना, क्योंकि फ्रेंड्स लास्ट डेट तक के लिए अगर आप वेट करते हैं तो साइट है कभी भी चलती है कभी नहीं चलती है। तो आप सबसे पहला काम करना कि सीटेट का फॉर्म अपना भर देना और दोस्तों अपने नोट्स बनाते चलें, तैयारी बेहतरीन कीजिए। तो आइए बात करेंगे आपके गद्यांश और काव्यांश को। तो दोस्तों देखिए, आपको इस तरीके से सबसे पहले काव्यांश या गद्यांश देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें आप दिया गया है कि 76 से आपका 81 यानी 66 से 81 तक के क्वेश्चन आपको इसके अंदर से हल करने हैं। तो ये है आपका क्या है, आपका पद्यांश है या काव्यांश। इसमें लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 76 से 81 विकल्पनाकोत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। यानी कि जो आपको दिया गया है विकल्प उसमें से चुन करके अपना जो है आंसर सही से भरें। अब इसमें देखो आपको क्या है, सबसे पहले काव्यांश को समझना है, इसकी हिंदी आनी चाहिए। और अगर आपको हिंदी नहीं भी आ रही है तो क्या करेंगे, पहले प्रश्नों को पढ़ लीजिए, पहले इसके भाव को पढ़ते हैं। जैसे येषाम न विद्या न तपो न दानम, जिसने न येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम। जिसके पास में न विद्या है, न तप किया है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न कोई धर्म किया है, ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता, वे इस मृत्यु लोक पर पृथ्वी पर मनुष्य रूपेण प्रकाश चरंती। मनुष्य के रूप में कौन है वो, मनुष्य तो हैं लेकिन वो पशु के समान हैं। ये इसका भाव है। अब हम क्या करेंगे कि जिन भी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं पर संस्कृत से हिंदी बनाना नहीं आता है तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। काव्यांश के लिए इसके अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पे अर्थ नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं ते मनुष्याः भूमौ भारः शन्ति। तो इसमें दिया गया वे सब मनुष्य इस पृथ्वी पर कौन है, शन्ति तो क्या है, ये विद्याहीनः, ये ज्ञानिनः, ये परिश्रमशीलः, ये दानशीलः। अब आप इसमें से देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। जो मनुष्य विद्या से हीन है वे पृथ्वी पर कौन है, भार स्वरूप होते हैं। विद्यावान पुरुष सदाचरण करता है और सही तरह से जीवन यापन करता है। तो इसका क्या है, ते मनुष्य भूमौ भारः शन्ति, जिन्होंने विद्या को प्राप्त नहीं किया है ये विद्याहीन है। जो विद्या से हीन है वे मनुष्य पृथ्वी पर भार के समान है, वजन के समान। तो इसका ए ऑप्शन इज द राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अस्मिन् लोके भुवि इति पदस्य विशेषण पदमस्ति। यानी कि इस श्लोक में आपको बताना है कि भुवि का जो है इसका विशेषण क्या है। इस श्लोक में भुवि पद का विशेषण क्या होगा। तो विशेषण इसका है इति आया है, अगर देखना चाहो तो आप इसमें देख सकते हो। तो इसमें इसका विशेषण जो है वो है मृत्युलोके। तो इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृगाश्चरंती। तो दोस्तों देखिए, अगर आप मृगाश्चरंती का इसमें इति आया है तो इसमें पैराग्राफ में देखने नहीं है, आपको संधि पूछा है और इसमें जो ग्रामर है वो आपकी बेसिक आती है, तो इसलिए बेसिक ग्रामर का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले संधि, संधि किसे कहते हैं,
तो संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को। किसे? दो वर्णों के मेल को संधि कहेंगे। जैसे आपका क है, ख है, अ है, ठीक है, ये क्या है? आपके वर्ण हैं। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि दोस्तों आपकी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? स्वर और व्यंजन और आपके विसर्ग, ठीक है। ये 3 प्रकार की आपकी संधियाँ होती हैं। अब इसमें पूछा है कि मृगाक्षरंती का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि माने होता है जोड़ना। संधि माने क्या होता है? जोड़ना। और विच्छेद माने होता है तोड़ना। तो अब इसमें पूछा है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद इसका जो होगा वो फ्रेंड्स आपका होगा मृगः चरन्ति। मृगः चरन्ति यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है येषाम इति पदस्य विभक्ति अस्ति। देखो यहाँ इति पदस्य आया है तो पैराग्राफ में नहीं जाना है। येषाम को आपको क्या बताना है कि इसकी विभक्ति कौन सी है। आपको रूप याद होने चाहिए। अब रूप याद करेंगे जैसे आपको यह, यऊ, ये, इस तरीके से रूप याद होने चाहिए। तो इसमें पूछ रहा है कि ये शाम जो है किस विभक्ति के अंदर आता है। तो ये शाम दोस्तों आपके आता है षष्ठी विभक्ति के अंदर आता है। किस विभक्ति के? षष्ठी के अंदर आता है। नेक्स्ट है भूतः। भूतः इति पदे प्रत्ययः अस्ति। अब देखो प्रत्यय पूछा है तो अब प्रत्यय के लिए आपको किस में नहीं जाना है? आपको जो है पैराग्राफ के अंदर समय को बर्बाद नहीं करना है। जहाँ भी आपको इति लगे वो सोच लेना कि वो आपका बेसिक ग्रामर है। तो सबसे पहले प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय दोस्तों आपके जो है शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। ये शब्द के अंत में लगा करके नया शब्द बना देते हैं तो ये प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग पहले लगता है। तो भूत लगने से क्या शब्द नया बन सकता है ये पूछ रहा है। तो इसका जो है आंसर जाएगा दोस्तों इक्त। इक्त लग जाएगा तो क्या आ जाएगा? भूत हो जाएगा। भूत में इति प्रत्यय पदे प्रत्यय अस्ति। भूत में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आपका इक्त प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रत्यय समझ में आ गया होगा। प्रत्यय उपसर्गों की भांति क्या होता है? अविकारी शब्दांश हैं और शब्दों के बाद में जुड़ते हैं यानी कि एंड में जुड़ते हैं। तो इसमें क्या है? इक्त प्रत्यय। नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु किम पदे नपुंसक लिंगे अस्ति। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से नपुंसक लिंग कौन सा है। तो नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? जो व्यजान वस्तुएं होती हैं जैसे गुड़ है, मृग है, तप है, विद्या है, इनमें से नपुंसक लिंग कौन सा है ये पूछ रहा है। तो इसमें दोस्तों आपका तपः जो है वो आपका नपुंसक लिंग है। निम्नलिखितेषु किम पदम नपुंसक लिंगे अस्ति। निम्न में से कौन सा नपुंसक लिंग है? तो आपका तपः जो है ये आपका नपुंसक लिंग है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका जो है सी ऑप्शन सही है। अब बात करेंगे लिंग। लिंग कितने होते हैं? तो लिंग दोस्तों आपके 3 हैं, ठीक है। नंबर 1 स्त्रीलिंग, नंबर 2 पुल्लिंग और नंबर 3 आपके नपुंसक लिंग। ये आपके 3 लिंग होते हैं। अगला है दूसरा आपका जो आएगा वो आएगा आपका गद्यांश। अभी आपने किया था पद्यांश, हल किया था और पद्यांश आपके बिल्कुल फ्री नंबर के हैं। गद्यांश और पद्यांश के दोस्तों बिल्कुल फ्री नंबर मिलेंगे, इसलिए आप इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है 15 में से 15 नंबर ला सकते हैं। अब इसमें दिया गया है कि निर्देशु अधोलिखिते गद्यांश पठित्वा तदनंतरम प्रदत्त प्रश्नानां विकल्पात् कुत्रेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। यानी कि निम्नलिखित जो गद्यांश दिया गया है इसको पढ़िए और पढ़ करके इसका आंसर जो है दीजिए। तो दोस्तों देखिए ये जो है काफ़ी बड़ा है और बहुत से हमारे भावी अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं उन्हें संस्कृत से काफ़ी डर लगता है क्योंकि उन पर जो है संस्कृत से हिंदी बनाना नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखना है, ठीक है। और क्वेश्चन देखने के लिए जब आप ऑनलाइन बेस पर करेंगे तो आपको माउस की सहायता से आगे पीछे करना होगा। तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है मूषकः कुतः निर्गच्छन्ति स्म। यानी कि चूहा जो है, मूषक माने क्या होता है? चूहा। चूहा कहाँ रहता है? निर्गच्छति स्म, चूहा कहाँ पर रहता है? तो अब इसमें देखना है आपको मूषकः कुतः निर्गच्छन्ति। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, अगर आपका संस्कृत से हिंदी बनाना नहीं आ रहा है तो ये दिया गया मूषकः विलात निर्गच्छति। तो यहाँ पर क्वेश्चन में से आ गया है निर्गत, मूषकः निर्गत्य। तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा? विलात आएगा, इसलिए इसका आंसर ए बिल्कुल राइट है।
नेक्स्ट है मूषकः कुत्र नृत्यन्ति स्म, यानी चूहा जो है किसके ऊपर नृत्य करता है। तो आपको देखना होगा कि कहाँ पर है। तो इसमें देखिए ये आ गया यहाँ पर कि आपको ये पढ़ने, जैसे ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तो क्वेश्चन को समझ करके ही आप जो क्या है इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया, पढ़ेंगे तो पूरा आपको आंसर नज़र आ जाएगा। तो इसमें क्या है, सिंह के, शेर के ऊपर जो है सिंह, शेर के ऊपर क्या करता है, वो नृत्य करता है। तो आपको आंसर क्या जाएगा, सिंहस्य शरीरे, ये वाला आंसर बिल्कुल सही है कि जो चूहा है वो शेर के शरीर पर नृत्यन्ति स्म, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है सिंह एक मूषक केन अग्रहताम, यानी कि जो शेर है वो सारे भागते हुए मूषकों के बीच को एक को अपने करतल माने हाथ से पकड़ लेता है। किसको पकड़ता है, तो देखिए आपको क्या है, सिंह एक मूषक ना, ये रहा, यहाँ पे देख लीजिए, तेषाम कमपि मूषकम गृह्णात सिंह करतलेन, करतलेन माने होता है दोस्तों हाथ। तो चूहा मतलब जो है इसमें क्या है, शेर किससे पकड़ता है चूहे को, हाथ से, तो इसमें आ गया करतलेन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जही, जही इति, देखो इति आया है, आपको पैराग्राफ देखने की आवश्यकता नहीं है। जही इति क्रियापदस्य लकारः अस्ति, तो जही में कौन सा लकार है, तो लकार की बात करेंगे दोस्तों, तो लकार आपके कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं लकार, 5 होते हैं। संस्कृत में 10 दिए गए हैं लेकिन प्रयोग होते हैं आपके 5, ठीक है। संस्कृत में 10 लकार हैं और प्रयोग होते हैं आपके जो हैं 5। तो इसमें आपको बताना है कि जही में कौन सा लकार है, तो जही में आपका लोट लकार है। लोट माने आज्ञा, आज्ञावाचक काल होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कस्मिंश् दृढे पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, देखो इसमें आपको कस्मिंश्च दृढे में संधि विच्छेद बतानी, विच्छेद मतलब तोड़ना, ठीक है। तो इसका जो है क्या होगा, आपका जो है इसमें बी है, कस्मिंश्चित् दृढे, यानी कि यहाँ पे हलंत का ध्यान रखना है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या जाएगा, कस्मिंश्चित् प्लस अरडे जमा अरडे, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई इति पदे विभक्ति ही अस्ति, यानी कि मई में विभक्ति कौन सी है। तो विभक्ति कितनी होती हैं आपकी, विभक्ति दोस्तों आपकी 7 विभक्तियां होती हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि मई में आपकी कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स आपका जो मई में जो विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो है आपका सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कौन सी है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मई में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंह केन पीड़िता आसीत, देखो इसमें दिया गया सिंह केन पीड़िता आसीत, यानी आपको पैराग्राफ को देखना है। तो इसमें क्या है, शेर जो है किससे परेशान था, तो किससे परेशान था, देखिए इसको पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये जो है शेर जो था वो किससे परेशान था, वो था चूहे से, ठीक है। क्योंकि जब हम कहानी को पढ़ेंगे समझेंगे तो एक ही बार में समझ में आ जाता है, अगर जिस पे संस्कृत अच्छे से आती है, नहीं आती है तो बस वो क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन की लाइन को मिलाएंगे और तुरंत आंसर वहीं की वहीं मिल जाएगा। तो शेर जो था वो किससे परेशान था, वो दोस्तों आपने चूहे से परेशान था, किससे था, मूषक से परेशान था, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा जाएगा, वो आपका यानी कि जाएगा आंसर मूषकः जाएगा इसका, मूषकाणाम नृत्येन, यानी चूहा के नृत्य से शेर परेशान था। नेक्स्ट है निर्गत्य इति पदे, इति आ गया है प्रत्यय अस्ति, यानी निर्गत्य में कौन सी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ये जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ये दोस्तों आपके लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किसका, लेप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है अत्र तत्र इत्यर्थी किम अव्यय प्रत्ययम पदम प्रयुक्तम, यानी अत्र तत्र में कौन सी अव्यय का प्रयोग हुआ है ये पूछ रहा है। तो इसका दोस्तों क्या है आंसर, जो है अत्र तत्र के अर्थ में इतस्ततः अव्यय प्रयुक्त हुआ है। अत्र तत्र में क्या है, इधर उधर, इतस्ततः। अव्यय क्या होता है, अव्यय स्वतंत्र होते हैं जो बदले नहीं जाते, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स आपकी ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आप लोग गद्यांश और पद्यांश को आराम से ही हल कर सकते हैं। और ये आपके कितने नंबर के आते हैं, गद्यांश पद्यांश दोस्तों 15 नंबर आपके फ्री के होते हैं। फ्री के नंबर के लिए आपको काव्यांश का जो है
तो भाव पता होना चाहिए। और गद्यांश के आप जो सबसे पहले क्वेश्चनों को पढ़ो, देन उसके आंसर देंगे तो आप आराम से जो है 15 नंबर हल कर सकते हैं। अगर किसी भी फ्रेंड को संस्कृत से डर लगता है तो फ्रेंड देखो, संस्कृत जो है कि देव भाषा है जो आपको 30 में से 30 नंबर दिलाएगी। आपको करना क्या है, आपको जो पुराने पेपर हुए हैं सीटेट के, पुराने पेपरों को हल कीजिए। डेली में आपको सीटेट की क्लास देखने को मिलेगी, आप उसे देखिए रोज़ाना, तो आप जो है संस्कृत आराम से हल कर सकते हैं। संस्कृत कोई भी ऐसा बड़ा विषय नहीं है जिससे आप घबरा सकें। संस्कृत दोस्तों हिंदी से मिली जुली है, सिर्फ फ़र्क ये है कि आप उसकी लैंग्वेज को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों क्लास अगर अच्छे लगे तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना। और दोस्तों अपने नोट्स खुद बनाते चलिए, आप ये मत सोचो कि वहाँ से PDF मिल जाएगा। समय है, समय कब निकल जाता है पता नहीं पड़ता और बाद में हमारे हाथ में हार देखने को मिलती है। तो आप ये गलती ना करें, आपको अपने नोट्स बनाने हैं और आपको ये 1-2 महीने हैं आपके पास में, नवंबर है, दिसंबर में पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये 2 महीने के अंदर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है। समय को न गंवाते हुए अच्छी तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।